हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के दो पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, बायोटेक्नोलॉजी का। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने एआई, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन पे बनाए हुए मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। और इसी तरह से जो वाई शाइस की बाकी प्लेलिस्ट है सबको देखिए। वाइश कोर्सेज़ को और वाइश आइस को दोनों को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम और भी नए नए इनिशिएटिव्स जो हैं उन्हें लेकर आते रहें आपके सामने। और अगर आपको लगता है कोई सजेशन आपको कोई सजेशंस हैं कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़रूर फीडबैक कमेंट दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एक तरह से सब्जेक्ट बनता जा रहा है। प्रीलिम्स में हम देख रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, मेंस में भी इवन क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो मैंने इंग्लिश में लेक्चर लिया था ये बायोटेक्नोलॉजी का, उससे सीधी सीधी तरह से क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स में, 2021 प्रीलिम्स में। तो 2020 प्रीलिम्स में बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया था, देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है करेक्ट कौन से हैं। तो जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। तो कोई एक पेरेंट है, ठीक है, तो उसमें जो सेल्स होते हैं, जिन सेल से एग्स और स्पर्म बनता है, राइट, तो उन सेल्स में जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, राइट, जो भ्रूण होता है उसका जो अर्ली स्टेज होता है, राइट, कुछ दिनों मतलब कुछ जैसे ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो अर्ली स्टेज होता है, जब भ्रूण नया नया बना होता है, तो उस स्टेज में क्या उसके जो जीनोम में कुछ चेंजेस लाया जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है, मतलब एडिट किया जा सकता है। और तीसरा है ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये जो टर्म दिया है, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, इसके बारे में हम अच्छी तरह जानेंगे। फिलहाल ये स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, क्या मतलब उसे जो पिग है, मतलब सुअर के एम्ब्रियो में, राइट, भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है डी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये तीनों चीज़ें की जा सकती हैं। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये भी 2020 प्रीलिम्स में आया था। तो जो अभी रीसेंट एडवांसेस, मतलब रीसेंट जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, उसके हिसाब से जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है, उसमें जो टेक्निक है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। जो एग है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन किया जाता है एग का, तो वो पॉसिबल है क्या। और पूछ रहे हैं, मतलब उसके लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, तो ऐसे सेल्स जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए किया जाता है। या फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो, जो स्टेम सेल्स है उससे एक पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो को तैयार किया जा सकता है। और डी है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन द ऑफस्प्रिंग। तो जो बच्चा होता है उससे, राइट, जो एक माता पिता से जो बच्चा आता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस को से रोकने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग। तो अब आप देखते हैं, जब हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं, ऐसी चीज़ें जो जिंदा हैं, वो एक पौधे से लेकर एक बड़े से इंसान से लेकर किसी जानवर को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, या फिर एंजाइम्स, अब एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स को मतलब बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, राइट। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जब बॉडी में इतने सारे जो रिएक्शन होते हैं, ये जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को जल्दी करने के लिए, उन्हें स्पीड देने के लिए
एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी तकनीकों का इजाद किया जाए जिससे कि जो इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, राइट, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। और कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजी, राइट, अब प्रोडक्ट्स तो समझ ही रहे होंगे, तो कुछ ऐसे मतलब अब जैसे कि कोविड का टाइम था, है अभी चल रहा है। तो कोविड में, जब कोविड था तो हमें हमें ये समझ में आया था कि इसे रोकना है तो हमें वैक्सीन की ज़रूरत है, राइट। तो जब वैक्सीन इंडिया ने अपनी वैक्सीन डेवलप कर ली, कोवैक्सीन, राइट, तो फिर वो एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट बन गया। तो इसी तरह से जब हम अगर हिस्ट्री में देख लें, जैसे चिकन पॉक्स के लिए जब वैक्सीन का इजाद किया गया था, पेनिसिलिन, तो ये सब ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स हो गए, राइट। तो ऐसे ही ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स बनाना या फिर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना जिससे कि डिज़ीज़ कंट्रोल, तो सबसे पहले तो बीमारियों को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाए। फीड द हंग्री, तो कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा भुखमरी की समस्या होती है, तो वहाँ पे उन लोगों के पास कैसे किस तरह से खाना पहुँचाया जाए, इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना। और लेस एंड क्लीनर एनर्जी, राइट। तो हम जैसे देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स ये सब की जो बर्निंग की वजह से इन्वायरमेंट को कितना डैमेज होता है, तो सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं, इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना, तो क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना। और उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, राइट, क्योंकि जो कारखाने हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। हमने इन्वायरमेंट में हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से पोल्यूशन फैल रहा है, राइट, तो किस तरह से इन्वायरमेंट को एक्चुअली डैमेज पहुंच रहा है। तो उस डैमेज को काफ़ी हद तक कम करने के लिए मोर एफिशिएंट प्रोसेसेस को इस्तेमाल करना, राइट। और उस किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो अब हमने देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी के ये गोल्स हैं, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करना ज़रूरी है। अब उसमें टेक्निक्स क्या क्या हैं जिसके थ्रू हम ये सब अचीव कर सकते हैं, राइट। तो वो देखते हैं। तो पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे RDNA टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। फिर आता है हाइब्रिडिज्म टेक्नोलॉजी, टिश्यू एंड कल्चर, सेल एंड टिश्यू कल्चर और प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन एट्सेट्रा, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। तो पहला है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2015 टू 2020, जिसे शॉर्ट में नेशनल NBDS कहते हैं, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी है। अब इस स्ट्रैटेजी का उद्देश्य क्या है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि नेशनल लेवल पे इन बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कुछ रणनीतियाँ बनाई गई हैं, राइट। अब ये रणनीतियाँ क्यों बनाई गई है और उससे क्या होगा, तो इससे हम ये अचीव करने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ केयर, राइट। अब हेल्थ केयर को हमने देखा ही है कि जब ये कोरोना महामारी चल रही है, इस वक्त हेल्थ केयर को दुरुस्त होना कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो इस वजह से हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने में, राइट, उसमें एडवांसमेंट्स लाने में, फूड एंड न्यूट्रिशन में भी मतलब खाने में, और उसमें जो पौष्टिक पदार्थ हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाए, उस पर भी बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी काम करता है। फिर क्लीनर एनर्जी, राइट, इस पर भी काम करता है। और एजुकेशन बैक्ड विद साइंटिफिक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। अब इतना सब कुछ जब हमें करना है तो ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टमेंट तो लगेगी ही, राइट, तो उसे बढ़ावा देने के लिए। और फिर इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अगर हमें ये सब करना है तो रिसर्च की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, रिसर्च कर पाए तभी हमने इंडिया ने इतने सारे वैक्सीन्स बनाए, इतने सारे और भी जो रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे PPE किट्स हो गए, दवाइयाँ हो गई, हमने इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है इस बार। एक लीडरशिप की तरह एक हमने एक लीड लिया है, हम आगे से आके कोरोना से लड़े हैं, राइट। तो उस ये पॉसिबल हो पाया कि क्योंकि इंडिया में थोड़ा बहुत तो कम से कम जो ये स्ट्रैटेजी है उसने काम किया, राइट, R&D को बढ़ावा मिला। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके कि इसमें कि और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, राइट। और फिर उन्हीं बायोटेक प्रोडक्ट्स का कमर्शलाइजेशन हो सके, जैसे कि हमने देखा, हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हमने ऐसे ही बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं, राइट, इन सबको हमने बाहर देशों को एक्सपोर्ट किया है। और कहीं कहीं पे हमने वैक्सीन
फ्रेंडली जेस्चर हमने उन्हें मुहैया कराई है, राइट। तो इस वजह से हम इस तरह से अपने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें। और लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन काउंसिल बनाने से ऑब्वियसली इसकी काफ़ी ज़रूरत है। अगर एजुकेशन होगी तभी जाके इंडिया और इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा सकेगा। अब देखते हैं हम नेशनल बायोफार्मा मिशन। अब नेशनल बायोफार्मा मिशन का ये एक मिशन है, राइट। तो अब इस मिशन का उद्देश्य क्या क्या है, क्या अचीव करना चाहता है ये मिशन, इस मिशन के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ये देखते हैं। तो ना बायो फार्मा से आपको पता ये मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि मेडिसिन से रिलेटेड होगा। तो पहला देखते हैं मेकिंग क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव। अब देखिए जो फसल होती है, फसल ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा पौष्टिक पदार्थ हो, राइट। और इतनी मात्रा में हो ताकि सबका पेट भर सके, हमारी जो भी पॉपुलेशन है उसके लिए ये सफिशेंट हो, राइट। तो फिर इसीलिए उसका प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा को और प्रोडक्टिव बनाया जा सके। और फिर हम देखते हैं जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं, फसल ख़राब हो जाती है, तो उन सब से बचाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके। तो एक एग्जांपल जैसे दिया गया है बीटी ब्रिंजल, ठीक है। तो बीटी ब्रिंजल का इस्तेमाल किया जाए। अब बीटी ब्रिंजल क्या होता है, बीटी ब्रिंजल एक तरह का जीएम क्रॉप है। अब जीएम का मतलब जान लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसका जेनेटिक्स मॉडिफाई किया गया हो, राइट। ऐसी फसल। तो अब उसे क्यों मॉडिफाई किया जाता है, किसी भी फसल को जेनेटिकली क्यों मॉडिफाई किया जाता है, इसलिए किया जाए ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन है, उसके अंदर जो पौष्टिक पदार्थ है वो और बढ़ के आए। एग्जाम्पल जैसे हमने अचीव किया है थ्रू गोल्डन राइस, ठीक है, जिसमें और एडिशनल और भी ज़्यादा विटामिन ए की, जो कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए हमने उसमें और डाल दिया है और ऐड कर दिया है, मतलब उसका जो न्यूट्रिशन है वो इन्हेंस हो चुका है, उस वजह से और वो प्रोडक्टिव हो गई है, राइट। और ये किसने किया है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। फिर देखते हैं बायोटेक इसमें और क्या है, इस मिशन के कुछ और उद्देश्य क्या क्या है। फार्मर्स को, किसानों को नो टिल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करना। जैसे कि नो टिल प्रैक्टिसेस क्या होता है मैं बता दूँ तो, टिलिंग का मतलब होता है खुदाई करना, राइट। तो खुदाई करने की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, राइट। तो फिर उस सॉइल इरोजन को कम करने के लिए उस परत को ना खोदा जाए, जो उस मिट्टी की परत को ना हटाया जाए, इस तरह के कुछ प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, इस तरह की खेती की जाती है, तो उसे नो टिल प्रैक्टिस कहते हैं। तो उसे बढ़ावा देने के लिए काम करना। और फर्टिलाइज़र्स, राइट, जो उर्वरक इस्तेमाल होते हैं उससे इन्वायरमेंट के लेक्चर्स में हमने देखा था किस तरह से जो फर्टिलाइज़र्स है उनका रन ऑफ होता है और बायोजियो केमिकल होता है, और उस वजह से भी कितना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में वो कंट्रीब्यूट करता है। वाटर पोल्यूशन हो गया और लैंड में भी जो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, राइट। तो हम ये सब जो आपस में जुड़ा हुआ है, तो उस वजह से फर्टिलाइज़र और सॉइल भी कितना डैमेज होता है, राइट। तो फिर जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है उसे कम करना, राइट, उस पर भी ये काम करेगा। फिर ट्रीटिंग डिसीजेस, इस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम और एग्जांपल तो देखिए जो करोना ने हमें सिखाया है। तो करोना के बाद से इस सेक्टर में की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले भी थी लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि सार्स हो गया, मेर्स हो गया, जीका वायरस हो गया। तो इन सब ऐसी ऐसी बीमारियों के लिए, ऐसी दुर्लभ बीमारियों के लिए वैक्सीन्स डेवलप करना, मेडिसिन्स बनाना, दवाइयाँ बनाना। फिर बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो जो फ्यूल्स होते हैं, जो कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती, जैसे हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स, राइट। तो उसमें से कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ऐसी चीज़ों को ना यूज़ करके फॉसिल फ्यूल्स की जगह बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए तो जो एनवायरनमेंट है उसे कम नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जेट्रोफा। उसके बाद जो फ्यूल्स हैं उन्हें कहाँ से निकाला जाता है, इन्हें बायोफ्यूल्स क्यों कहा जाता है, इन्हें माइक्रोब्स, राइट। तो कुछ माइक्रोब्स हो गए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के, और एनिमल वेस्ट हो गए, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, उनके बायो प्रोडक्ट्स, उनसे इन फ्यूल्स को निकाला जाता है, इसलिए इनका नाम बायोफ्यूल्स रखा गया है।
फिर देखते हैं जो ड्रग्स है, राइट, उनमें एडवांसमेंट्स, मतलब ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयाँ, राइट, जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं उन्हें ड्रग्स ही कहा जाता है, ठीक है। तो उन दवाइयों को और अफोर्डेबल बनाना, ताकि वो सभी लोगों को अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि वो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं तो लोग जो जिनके पास पैसा है वही खरीद पा रहे हैं और बाकी लोगों को दवाइयाँ नहीं मुहैया हो रही हैं, राइट। तो उनकी पहुंच में आने के लिए भी उनका जो दवाइयाँ हैं उनका कॉस्ट कम किया जाए। फिर बायोफोर्टिफिकेशन, अब जैसे हमने देखा था यहाँ पे गोल्डन राइस, तो इसका बायोफोर्टिफिकेशन किया गया था, इसमें विटामिन ए को और बढ़ा दिया गया था, राइट। तो अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन, यहाँ पे जैसे विटामिन ए था वो बढ़ा दी गई थी, तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जाता है और थ्रू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। अब एग्रोनॉमिक मतलब खेती के कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस से जिससे कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाए किसी भी फसल की। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक बायो इथेनॉल प्लांट हो गया, ये भी एक तरह का बायोफ्यूल हुआ। और ये जेट्रोफा लीव्स हैं जिसमें से बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये माइक्रो एल्गे से भी भी एक अच्छा सोर्स है बायोफ्यूल का, राइट। फिर आगे देखते हैं गोल्डन राइस, ये देखिए गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए जिसमें फोर्टिफाई किया जाता है। अब देखते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अभी हम देखते हैं एनिमल के बारे में, वहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या अचीव करने का ट्राई करते हैं। हम जो लाइव स्टॉक मतलब जो भी मवेशी होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। अब सपोज़ हम गाय भैंस को रखे हुए हैं, तो उनमें से जो दूध निकल रहा है, राइट, वो ज़्यादा निकले और इतना कि जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड उससे पूरी हो सके। और उसमें कुछ अगर हम न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं तो और उसे न्यूट्रिशनल बना सकें, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, राइट, उस पर काम हो सकता है। और फिर वैक्सीन्स, अब जैसे उनमें उन्हें भी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे गाय भैंस हो गए उनको बीमारियां लग जाती हैं, राइट। उन बीमारियों से बचाना, उनके लिए वैक्सीन्स डेवलप करना, राइट। तो इस तरह से, जिस तरह से कि आगे जाके वो भी अच्छे से रहें और बाकी ये जो एनिमल्स हैं वो भी अच्छे से रहें। फिर देखते हैं बायो रिमीडिएशन। अब बायो रिमीडिएशन को कि हम ये डेफिनेशन ये देख लेते हैं, रिक्लेमेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ बायोटिक एजेंट्स। अब देखिए, अब यहाँ पे रेक्लेमेशन दिया गया। रेक्लेमेशन का मतलब क्या है, क्या होता है कि जो हम देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हो गए, बहुत सारे जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है उस वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, राइट। अब जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो अब हमने एक एग्जांपल देखा था जेट्रोफा लीव्स का इस्तेमाल करके हम लोग बायोफ्यूल बना रहे थे। अब बायोफ्यूल बनाने की वजह से क्या हो गया, पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे नहीं की वजह से जितना पोल्यूशन होता है वैसा पोल्यूशन उससे नहीं होता है। तो उसे कहते हैं बायो रिमीडिएशन। हम लोग कुछ ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट को जो नुकसान है उसे कम कर रहे हैं और उसे हम लोग बेटर बना रहे हैं। तो बायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रो एल्गे का एग्जांपल दिया गया था, तो उससे भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ ना, और यहाँ पे सिर्फ बायोफ्यूल की बात नहीं हो रही, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे कि इन्वायरमेंट को जो पहुंचा नुकसान है उसे कम किया जाए, तो उसे बायो रेमेडिएशन कहते हैं। अब देखते हैं इसमें वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी आती हैं, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, जो वेस्ट है, जो कचरा निकल रहा है, उसे एक तरह से ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट का टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। जिससे कि जैसे हमने पढ़ा था मीन डिकम्पोजिशन के बारे में, अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में। उसमें क्या होता है, जो ऐसी बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब होते हैं, उनका इस्तेमाल करके डिकम्पोज किया जाता है। तो उसी तरह से हम वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में भी डिकम्पोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ बायोलॉजिकल एंजाइम्स हैं, उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए। इसके बारे में डिटेल में मैंने पढ़ाया था एनवायरनमेंट के लेक्चर्स में,
राइट, किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसे फाइटो रिमीडिएशन बोलते हैं अगर हम प्लांट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे बायो रिमीडिएशन कहते हैं। फिर देखते हैं स्टेम सेल थेरेपी। राइट, यहाँ पे आता है स्टेम सेल थेरेपी। तो अब क्या होता है, ये एक रीजेनरेटिव मेडिसिन होता है। मतलब रीजेनरेटिव मेडिसिन मतलब जो कि फिर से जनरेट, नाम से पता चल रहा है, री मतलब फिर से अगेन, और जनरेटिव मतलब जिससे कि कुछ जनरेट हो रहा है या फिर बन रहा है। तो जो ये रीजेनरेटिव मेडिसिन होता है, ये क्या करता है, जो ऐसे कुछ जो टिश्यूज़ होते हैं, राइट, या जो ख़राब हो चुके हैं, इंजर्ड यानी ख़राब हो, मतलब वो उन्हें चोट लग गई, वो ख़राब हो गए, या फिर वो नहीं काम कर रहे हैं, या फिर जिससे मतलब बीमारी है, तो उसे, राइट, ऐसे कुछ टिश्यूज़ को ये फिर से एक तरह से फिर से नया बना देता है, तो उसे कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। तो यहाँ पे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। इन्होंने एक मतलब सर्कुलर दिया है जो कि पीआईबी में था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बायोफ्यूल निकालने की बात हो रही है, तो इस पर कुछ शोध निकल कर आया है, राइट। तो जो बायोफ्यूल सेक्टर है उसे एक मतलब बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, राइट, ICGEB, उसने एक ऐसा मेथड डेवलप किया है जिससे कि जो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है साइनोकोकॉकस, राइट। तो इसे इस्तेमाल करके मतलब इसकी ग्रोथ में इम्प्रूव किया जा सकता है, और उसमें जो शुगर कंटेंट है उसे भी बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ मेथड डेवलप किया गया है। फिर देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। इसे 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जो मॉडर्न बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को इंडिया में, हमारी कंट्री में इसे डेवलप करना, राइट, और इसे प्रमोट करना, और बहुत सारे जो R&D के प्रोजेक्ट्स हैं यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो R&D के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, राइट, उन्हें बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, राइट। और जो डिपार्टमेंट है ना, बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने इंडिया में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। फिर देखते हैं हाँ, अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे, जो कि है न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम RNA के नाम से जानते हैं, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक का नाम हम एज DNA जानते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं इन सब के बारे में, हम एकदम डिटेल में देखेंगे। हम देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी पे काफ़ी डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब काफ़ी कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने ये वाला समझ लिया तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, और ये आपको जो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं बिल्कुल हार्ड नहीं लगेंगे, राइट। तो अब देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अब क्या होता है RNA क्या करता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो DNA में होती है ना, उसे ऐसे फॉर्मेट में बनाता है, राइट, जैसे यहाँ पे दिया गया है, जिसे कि प्रोटीन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाए, राइट। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि DNA में होता है, उसे वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है, इस तरह से बनाता है कि वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाए, और फिर उसे जो राइबोसोम्स में ले जाता है, राइट, जहाँ पे प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री होती है, तो राइट, तो मतलब उसे प्रोटीन बनाने में मदद मिलती है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, वो ये काम कौन करता है, RNA करता है। अब हम देखते हैं DNA के बारे में। DNA क्या करता है, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दी होती है उसे रेप्लिकेट, मतलब उसकी मतलब रेप्लिकेशन का मतलब एक तरह से नकल करना होता है, मतलब उसे सेम उसी चीज़ को डुप्लीकेट करना होता है, और फिर बाद में उसे स्टोर करता है। और DNA क्या होता है, जो सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, राइट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का उसमें एक ब्लूप्रिंट रहता है, मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि जो पूरा का पूरा एक तरह से नक्शा होता है उसमें, जो जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप कितने लंबे होंगे, आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आप कितने इंटेलिजेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमको आती हैं, राइट। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी तरह से DNA के तौर पे ये स्टोर होती है, राइट। और ये हर ऑर्गेनिज्म में, हर जो भी प्राणी है उस पर ऐसी ही रहती है। और देखते हैं RNA ओनली है सिंगल स्ट्रैंड, मतलब RNA का जो स्ट्रैंड है वो एक ही होता है, राइट। और DNA में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। और DNA
डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और वो डबल हेलिक्स, राइट। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में अच्छी तरह से देखेंगे। फिर देखते हैं आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोस शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आरएनए में राइबोस शुगर मॉलिक्यूल होता है, राइट। और हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशन ऑफ ये नहीं होता, राइट। ये भी क्या है हम अच्छी तरह से आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। और जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस होता है, उसमें जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कम होता है आरएनए से। फिर आरएनए में क्या होता है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, और उसमें यूरैसिल होता है, थायमिन नहीं होता। बल्कि जबकि जो डीएनए है उसमें एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसिन होता है, लेकिन यूरैसिल नहीं होता। फिर आरएनए forms in the nucleolus and then move to specialized region of the cytoplasm depending on the type of RNA formed। जो RNA होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है, राइट। और फिर ये जो कुछ एक ऐसी जगह होती है खास उसी के लिए होती है जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, मतलब बहुत सारे आरएनए होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, जैसे टीआरएनए, एमआरआरएनए। तो जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, जैसे टीआरएनए की कहाँ ज़रूरत होती है उस जगह पे फिर बाद में आरएनए जाता है, राइट। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि वो ट्रांसपोर्टेशन उसका कहाँ का होता है। लेकिन जो डीएनए होता है उसकी जगह कहाँ होती है, वो न्यूक्लियस में होता है। और थोड़ा बहुत डीएनए जो होता है वो कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन आरएनए ऐसा नहीं है, वो न्यूक्लियस में फॉर्म तो होता है लेकिन फिर वो एक दूसरी जगह चला जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। तो फिर उस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, राइट। आगे भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा जब मैं एक्सप्लेन करूँगी। फिर देखते हैं आरएनए इज़ मोर रेजिस्टेंट टू डैमेज फ्रॉम यूवी। आरएनए जो यूवी, अगर यूवी से वो एक्सपोज किया जाए तो फिर वो आरएनए उतना डैमेज नहीं होगा जितना डीएनए डैमेज होगा, राइट। तो यहाँ पे ये गया डीएनए इज़ वल्नरेबल टू डैमेज बाय यूवी लाइट। तो यूवी से ज़्यादा डैमेज किसको होगा, डीएनए को होगा, आरएनए को उतना डैमेज नहीं होगा। अब देखते हैं हम डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर, ताकि हमें आगे जाके अच्छी तरह समझ में आ जाए, राइट। हमें आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो इस पर। अगर एक कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी टफ आए, आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएँ, राइट। तो अभी हमें नाम याद रखना है, हमें केमिस्ट्री बिल्कुल याद नहीं रखनी है, हमें स्ट्रक्चर्स बिल्कुल याद नहीं रखने, हमें नाम याद रखने हैं। आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर्स भी रखे हैं। तो पहला होता है ये बेस, राइट। तो ये शुगर बेस या शुगर बेस नहीं, ये बेस आपको याद रखना है। उसके बाद ये डीऑक्सी राइबोस शुगर, और एक पार्ट है जो वो है फॉस्फेट, राइट। ये जो फॉस्फेट है। और फिर आता है ये डीऑक्सी राइबोस, यानी ये जो शुगर है उसी का यहाँ पे दिखा दिया गया है। ये हो गया हमारा डीऑक्सी राइबोस। और जो हम बात कर रहे थे एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, वो यहाँ पे ये दिए, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। ये देखिए, अभी हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। इनके भी 2 ग्रुप्स होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन, इस जिसके बारे में जानने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस स्लाइड में हमें क्या याद रखना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है बेस, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और फिर फॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोस कुछ ऐसा होता है। फिर अब देखते हैं फिर क्या आता है, जो बेस होता है, जो न्यूक्लियोसाइड बेस, राइट। वो होता है हमारा, यहाँ पे जैसे दिया गया थाइमिन, यहाँ पे दिया गया है साइटोसाइन, यहाँ पे ग्वानाइन, राइट। ये कुछ हमारे न्यूक्लियोसाइड बेस होते हैं। ये अटैच होते हैं हमारे इससे, राइट। ये जो शुगर है हमारे डीऑक्सीराइबोस शुगर है उससे अटैच होता है, राइट। और हम ये देख सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे अटैच्ड है। और यहाँ पे हमारा आ गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब इस फॉस्फेट ग्रुप से जो दूसरा वाला बेस है ना, जो दूसरा वाला शुगर है वो अटैच्ड है, यहाँ पे देख लीजिए आप, राइट। तो इस फॉस्फेट ग्रुप से जो इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है इससे ये अटैच होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होता है बेस, राइट। ये देखिए बेस, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनाइन।
अब ये एक हो गया, ये आधी पिक्चर हो गई। अब उसी पिक्चर को यहाँ पे पूरा किया गया है। हमने यहाँ तक देख लिया था कि जो थायमीन है, राइट, ये जो बेस है वो अटैच होता है किससे, शुगर से, और शुगर सॉरी, यहाँ पे ये बेस है, ठीक है, बेस होता है इससे अटैच्ड, शुगर से अटैच्ड, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए, शुगर फॉस्फेट, राइट। तो ये जो शुगर फॉस्फेट होता है यहाँ पे इस तरह से बन जाता है, और यहाँ पे आता है हमारा न्यूक्लियोसाइड बेस, ठीक है, ये जो हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड बेस। और जब ये होता है एक स्ट्रैंड, उसी तरह से दूसरा स्ट्रैंड बनने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके थ्रू फिर क्या होता है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ये जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे एडेनाइन आ गया, ये हमारा बेस हो गया, राइट, उस एडेनाइन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे वो जो शुगर है, और फिर यहाँ पे उसका फॉस्फेट ग्रुप है, ये देखिए। तो इस तरह से दो स्ट्रैंड बनती है। तो यहाँ पे और अच्छी तरह से याद रखने के लिए दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, यही इसे कहते हैं हेलिक्स। तो ये इस डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है, राइट। और इसके जो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, एडेनाइन, थाइमीन, गुआनाइन, साइटोसिन, ये आपको नाम याद रखने हैं अच्छी तरह से, डीएनए के, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डबल स्ट्रैंड दिए गए हैं, राइट। और ये जो डबल स्ट्रैंड को अगर अच्छी तरह देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एडेनाइन हो गया, राइट। तो ये एडेनाइन हो गया, और यहाँ पे शुगर बेस हो गया, डीऑक्सीराइबोस, और यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और फिर ये फॉस्फेट ग्रुप से दूसरे राइबोस शुगर की तरफ से ये अटैच्ड है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो यहाँ पे ये देखिए, हाँ, ये जो राइबोस शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से इससे अटैच्ड है, राइट। और यहाँ पे ये देखिए साइटोसिन है, साइटोसिन गुआनाइन के साथ पेयर हो रहा है, और इस तरह से दो स्ट्रैंड्स बन रही हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे एक और चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, वो है यहाँ पे हमेशा देखिए, यहाँ पे देखिए 5 डैश दिया है, और यहाँ पे 3 डैश दिया है, और यहाँ पे इसका उल्टा 3 डैश दिया है, और यहाँ 5 डैश दिया है। तो हमेशा 3 डैश, यहाँ 5 डैश, ठीक है, 5 डैश 3 डैश, कभी भी यहाँ पे 5 डैश होगा तो ज़रूरी है कि यहाँ पे 3 डैश ही हो। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब यहाँ पे 5 डैश दिया है तो यहाँ पर भी 5 डैश होगा, राइट। या फिर अगर यहाँ 3 डैश दिया है तो यहाँ पर भी 3 डैश होगा, हम कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर 3 डैश दिया है तो उसके ऑपोजिट में 5 डैश होगा, और अगर 5 डैश दिया है तो उसके ऑपोजिट में 3 डैश होगा। और यहाँ पे भी वैसा ही होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट भी हो रहा है तो 5 डैश है और यहाँ पे भी 5 डैश होगा, या फिर यहाँ पे भी 3 डैश हुआ तो यहाँ पे भी 3 डैश होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है। अब देखते हैं, हमने बात कर ली डीएनए की, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, लेकिन आरएनए हमने जैसे पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, वो डबल हेलिक्स नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इस तरह से अरेंज्ड है, राइट। यहाँ पे तो डबल हेलिक्स में अरेंज्ड है, लेकिन यहाँ पे सिंगल हेलिक्स में अरेंज्ड है इस तरह से, राइट। फिर यहाँ पे जो बेसिस होते हैं वो है यूरासिल, साइटोसिन, एडेनाइन, गुआनाइन। अब हमें एक और डिफरेंस जो याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे आरएनए में हमेशा यूरासिल होता है, कभी भी यहाँ पे थाइमिन नहीं आएगा। थाइमिन हमेशा आएगा डीएनए में, लेकिन आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं आएगा, और डीएनए में कभी भी यूरासिल नहीं आएगा, राइट। और थाइमिन हमेशा एडेनाइन के साथ पेयर होगा, और यूरासिल भी एडेनाइन के साथ ही पेयर होगा, राइट। तो यहाँ पे अब और अच्छी तरह से याद रखने के लिए दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए याद रखने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए, ज़रूर मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब देखते हैं, ये देखिए, ये याद रखने के लिए हम जब देखते हैं कुछ कभी कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, कभी कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, राइट, उसमें अब डिफरेंस क्या है। तो देखिए
इस स्लाइड्स के थ्रू तो ये कन्फ्यूजन एक पूरी तरह से हट जाएगी जब हमें यहाँ पे न्यूक्लियो लिखा है, ठीक है। अब इसे न्यूक्लियोसाइड कब कहा जाएगा, जब जो शुगर बेस है, ये जो 5 कार्बन शुगर है यहाँ पे, हाँ जो ये शुगर है, आपको 5 कार्बन याद नहीं रखना, शुगर बेस जो बताया गया था, शुगर बताया गया था, ये रहा शुगर। और शुगर के साथ जब कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, सिर्फ इस शुगर के साथ सिर्फ अगर नाइट्रोजन बेस अटैच होता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। वही अगर इसी जो न्यूक्लियोसाइड है जिसमें कि शुगर और बेस आता है, उसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए, राइट, PO4 ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए, तब जाके वो एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो ये डिफरेंस है। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम, जीन, DNA, राइट। तो देखते हैं जीन क्या होता है। तो जीन एक हेरिडिटरी यूनिट है, ठीक है। जीन एक क्या है, हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट का मतलब जो कि हमारे पेरेंट्स से हमको आता है, ठीक है। तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ये क्या होता है, DNA का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, ठीक है। तो जीन के हमेशा क्या होगा, DNA, जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ अ DNA। ये क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक DNA है, राइट। तो यहाँ से लेकर, ये मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जीन कहलाएगा। और ये जीन है ना, ये जीन हमारे जैसे जीन रिस्पॉन्सिबल होगा कि जैसे हमारी हाइट के लिए, राइट। अगर अगर किसी की हाइट, उसके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, तो उसकी भी हाइट अच्छी होने के लिए क्या, ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया गया DNA का एक पार्ट होता है जीन, ठीक है, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन वो बनाता है। तो ये देखिए, इसका अरेंजमेंट आपको अच्छे, ये भी आपके समझ में आने के लिए, ये जैसे सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किस तरह से अरेंज्ड है, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हिस्टोन के रूप में अरेंज्ड है, राइट। और यहाँ पे ये जो इसमें लगा हुआ है वो है हमारा DNA का एक सेगमेंट होता है जो कि जिसे कहते हैं जीन। और फिर यहाँ पे जो हमने देखा न्यूक्लियोटाइड, राइट, ग्वानाइन, साइटोसिन, ये सब, और बेस पेयर्स। तो इसके साथ मैं ये जो पार्ट है इसे यहाँ पे ख़त्म करूँगी, ठीक है। और बाकी पार्ट को मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। तो इस तरह से फिर हम बायोटेक्नोलॉजी को पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को अभी तक देख